वेलकम टू एग्री हॉटल लर्निंग्स। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस का चैप्टर 1, जिसमें हम लोग पेज नंबर 6 से 9 तक पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, जिसमें 1 to 6 पेजेस मैंने पढ़ाए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स के बारे में। 6 से 9 तक, एक्चुअली 13 पेज नंबर तक है, पर मैं 9 तक बताऊंगी अभी। जिसमें है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो रिकंस्ट्रक्टेड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ये लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये खरीफ के लिए था। खरीफ के लिए 18 फरवरी 2016 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। उसके बाद इसका काम यही है कि इंश्योरेंस कवरेज और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है फार्मर्स को। यानी कि अगर ओला गिर गया या बाढ़ आ गई, ऐसा कुछ जो भी नेचुरल कैलेमिटीज यानी कि जो प्राकृतिक आपदा से हुआ हो, या फिर अचानक से, जैसे लोकस्ट एक बार हुआ था ना, लोकस्ट का अटैक हुआ था सारे फील्ड पे। तो कोई पेस्ट या डिजीज जो नेचुरली बहुत ज्यादा हार्म कर दिया क्रॉप्स को, तो उसको इंश्योरेंस देता है, यानी खराब होने के बाद उनको पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद इस स्कीम में प्रीमियम रेट फिक्स किए गए थे, जो कि खरीफ क्रॉप के लिए 2% था और रबी क्रॉप्स के लिए 1.5% था, और 5% था कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे। उसके बाद इस स्कीम को वॉलंटियर कर रहे थे स्टेट और के गवर्नमेंट और बाकी सब लोग मिलके। उसके बाद अगले पेज में एग्रीकल्चर ऐप है, जो कि इंडिया में जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया 24 दिसंबर 2015 को, जो कि फार्मर्स को हेल्प करती है और इंश्योरेंस कवर के बारे में भी बताती है। उसमें से पहला ऐप है एग्री मार्केट मोबाइल ऐप और क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप। ये सब डेवलप हुआ था आईटी डिवीजन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा, जो गूगल स्टोर पे अवेलेबल है। एम किसान पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्री मार्केट मोबाइल ऐप और क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप। ये इनका काम यही था कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, प्रीमियम कैलकुलेट करना, इंश्योर्ड अमाउंट जो हम लगाए हैं उसको कैलकुलेट करना, मार्केट प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में, और जीपीएस, ये सब, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। उसके बाद है कि एग्री स्मार्ट एग्री ऐप जो डेवलप हुआ था विजय राघवन विश्वनाथन के जी के द्वारा, और ये यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके इन्होंने न्यूक्लियर रिसर्च किया था और कम्युनिकेट किया था अंडरग्राउंड सेंसर्स के बारे में, जो कि बहुत माइन्यूट डिटेल्स जैसे कि मॉइस्चर और छोटे से छोटा चीज जैसे सॉइल का हेल्थ वगैरह, उसके बारे में भी ये अपना स्मार्ट एग्री ऐप, इसका नाम से ही पता चल रहा है, इस तरह का था। उसके बाद ई ऐप, ई मतलब कि इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है, ये ऐप जो क्रिएट किया गया था जय लक्ष्मी एग्रोटेक के द्वारा। इन लोगों का काम यही था कि ऑडियो विजुअल्स टूल के बारे में जानकारी देना। उसके बाद है मंडी ट्रेड लिस्ट, जो भी गवर्नमेंट प्राइस अपडेट करती है ना हर क्रॉप के लिए, तो मंडी का ट्रेड लिस्ट भी प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ रेनबो एग्री कनेक्ट बायर्स और सेलर के बीच में एक कनेक्शन बनाता है। एम पावर सोशल ऑफर्स टू वेटनरी एडवाइस, अगर किसी के पास कैटल है, गाय पाल रहे हैं, बकरी पाल रहे हैं, या जो भी जो दूध देती है कैटल पाल रहे हैं, तो उनके लिए वेटनरी एडवाइस कि उनको क्या सुई कब लगानी है, फलाना, मतलब और भी बहुत सारी चीजें जो वेटनरी से रिलेटेड है, वो एडवाइस भी आप इस पे अवेलेबल है एम्पावर पे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस किया था एक ऐप, जो कि सोइंग ऑफ सीड और हेल्थ ऑफ सॉइल और अदर इंडिकेटर्स आंध्र प्रदेश के लिए अच्छा था। ये सारा का सारा ऐप ना एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और लॉन्ग टर्म में बहुत फायदेमंद है। उसके बाद है ई नाम। ई नाम का मतलब हुआ फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये पैन इंडिया प्रोग्राम है और ये यूनिफाइड किया गया है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर मार्केट के लिए। ये एग्रीकल्चर कोमोडिटीज के लिए है। ये लॉन्च किया गया था 14 अप्रैल 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। इसका काम है कि फार्मर्स, ट्रेडर्स, बायर्स और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो प्रोसेस कर रहे हैं, इन सभी को आपस में कनेक्ट करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म देना। और इस इनोवेटिव मार्केट प्रोसेस में एग्री मार्केट्स के जितने प्राइस डिस्कवरी है, ट्रांसपेरेंसी है, और फार्मर्स के लिए, जैसे कि मैंने बोला कि एक ही प्लेटफॉर्म सबके लिए, उसका एक नाम है वन नेशन वन मार्केट।
और इसका एम 585 रेगुलेटेड मार्केट इसके अंदर आ गए थे मार्च 2018 तक। उसके बाद अगला, ये ई नाम का प्रोसेस कैसे फ्लो करता है, ये फोटोग्राफ बुक में दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पे अटैच किया है। इसमें सबसे पहले प्रोड्यूस हो रहा है जो ट्रैक्टर से सो किया, उसके बाद सैम्पलिंग और असेसिंग, मतलब उसका इक्विपमेंट्स के हिसाब से। उसके बाद उसका ऑक्शन किया गया है इसी ऐप के ऊपर, जिसको ऑनलाइन ट्रेडिंग बताया गया है। उसके बाद उसका वेइंग, इनवॉइसिंग, क्योंकि आप कुछ भी परचेज करते हो तो उसका इनवॉइस जनरेट होता है। उसके बाद उसका ऑनलाइन पेमेंट, चालान वगैरह, डेबिट कार्ड, ये सब से हो सकता है, और बाय पोस्ट इसको भेजा जाता है। उसके सॉइल हेल्थ कार्ड जो है ना, वो प्रोवाइड किया जाता है पूरे कंट्री में 3 साल के इंटरवल पे, और ये रिकमेंडेड डोज, न्यूट्रिएंट्स का और टेस्ट वैल्यूज, सॉइल के हेल्थ की और फर्टिलिटी की जांच, और जिससे कि हाई प्रॉफिट पहुंच सके, यही बेसिकली इसका मोटो है। उसके बाद है परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसको पीकेवीवाई के नाम से जाना जाता है। इसमें एक इनिशिएटिव है कि हमें कॉमर्शियली ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को कॉमर्शियल बनाना है, ताकि उसका सर्टिफिकेशन भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का पूरे कंट्री में किया जा सके। इस स्कीम को 2015 में लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और पीकेवीवाई में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया गया है ऑर्गेनिक विलेज बनाने के लिए। क्लस्टर प्रोग्राम, यानी कि एक बार में ना सब लोग मिल के एक साथ ऑर्गेनिकली उगाएंगे और सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। क्योंकि अगर आप फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे लेकिन बगल के खेत वाले डाल रहे हैं फर्टिलाइजर, वो भी तो फ्लो करके पानी के द्वारा या कुछ इफेक्ट आ सकता है। तो एक क्लस्टर अप्रोच किया गया है इसको पीजीएस सर्टिफिकेशन के लिए। उसके बाद इस स्कीम में 5 लाख एकड़ को टारगेट किया गया है, और 10,000 क्लस्टर, हर 50 एकड़ में 10,000 क्लस्टर बनाए गए हैं 2015-16 और 17-18 में। उसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसको पीएमकेएसवाई भी बोलते हैं। इस इन सब अभी जो भी योजनाएं मैं बता रही हूँ, इन सब का डेट ज्यादा करके पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो ऐसे पूछ देंगे कि पीएमकेएसवाई कब लॉन्च हुआ था, तो यहाँ पे बता दूं कि 1 जुलाई 2015 में कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर, जिसको सीसीईए भी बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर उसके लीडर थे, हेड कर रहे थे उसको, वहां पे ये डिसीजन लिया गया था। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे पहला है कि इन्वेस्टमेंट, इरिगेशन, जैसे फार्म लेवल पे जो जो इरिगेशन के लिए इन्वेस्टमेंट लगता है, मशीन खरीदने में या फिर जो भी है ट्यूबवेल लगाने में या जो भी, उन सब के इन्वेस्टमेंट को वो कन्वर्ज करेगी। उसके बाद इसका मोटो है हर खेत को पानी, मतलब एरि कहीं कोई भी खेत ऐसा ना छूटे जिसमें इरिगेशन ना मिल पाया हो, जिससे कि फिजिकल एक्सेस, हर हर खेत को पानी मिले। थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, efficient यूज ऑफ वाटर थ्रू appropriate टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिस, अच्छे टेक्नोलॉजी से अवेलेबल हो, नए टेक्नोलॉजी से। उसके बाद है enhance adoption of precision irrigation and other water saving technology, जैसे मोर क्रॉप वन ड्रॉप पर ड्रॉप, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मतलब हर एक एक क्रॉप का, हर क्रॉप को एक ड्रॉप से पानी मिल सके। उसके बाद प्रमोशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन इन फॉर्म ऑफ ड्रिप सिस्टम। हाँ, अभी ये जो सारा नाम बताया गया है यहाँ पे, ये आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि इससे वाटर यूज इफिशिएंसी बढ़ती है। यानी कि आप कम पानी में ही ज्यादा खेत को, ज्यादा क्रॉप्स को आप इरिगेट कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन सब में सब में आप लगा सकते हैं, पर स्प्रिंकलर के कुछ लिमिटेशंस हैं। आगे जब हम इरिगेशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं अच्छे से बताऊंगी। पाइवट्स, रेन गन्स और जल सिंचन के अंदर में इसको लाया गया। ये सब माइक्रो इरिगेशन है, यानी कि छोटे से छोटे लेवल पे ये इरिगेट करती है, और जिस क्रॉप को आप इरिगेट कर रहे हैं उसके आसपास एक माइक्रो क्लाइमेट का जनरेशन होता है, क्योंकि उसमें पानी आप डाल दिए और उसके आसपास के माइक्रोब्स को अच्छे से फायदा हुआ। फ्लड इरिगेशन से बहुत लॉस होता है, वो माइक्रो इरिगेशन में नहीं आता है। उसके बाद है इनहांस रिचार्ज ऑफ एक्विफायर्स, प्रमोट सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन। अच्छा, यहाँ पे एक्वीफर्स क्या है? एक्वीफर्स वो है ना जिस लेयर में ड्रिंकिंग वाटर, प्योर वाटर जमीन के अंदर में स्टोर होता है, तो उसको रिचार्ज करने पे यहाँ पे जोर दिया गया। यानी कि ज्यादा से ज्यादा पानी सीपेज होकर अंदर जा सके, जिससे वाटर टेबल मेंटेन, जिस लेयर में वाटर टेबल होता है उसको एक्वीफर्स बोलते हैं।
उसके बाद है इंश्योर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ रेन फेड एरिया, जहाँ पे रेन पे ही डिपेंडेंट है पूरी तरह से एग्रीकल्चर, उस जगह का अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। वाटर हार्वेस्टिंग है जिसमें पानी, बारिश के पानी को स्टोर किया जाता है और ताकि उसको फ्यूचर में यूज किया जा सके। उसके बाद है वाटर टेड म्युनिसिपल क्रॉप अलाइनमेंट। म्युनिसिपल यानी कि उस एरिया का जो भी नगर पालिका या जो भी है उन लोग भी उसको हेल्प करें, उसको एग्रीकल्चर में लाने के लिए, उसके इरिगेशन के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट में डीडी किसान चैनल। डीडी किसान चैनल इंडियन एग्रीकल्चर एक ऐसा चैनल है जो 24 घंटे अवेलेबल होता है और इसका ओनर है दूरदर्शन। ये 26 मई 2015 में लॉन्च हुआ था। ये चैनल डिक्लेयर किया गया पूरी से पूरी तरह एग्रीकल्चर को डेडिकेट कर दिया गया और उससे रिलेटेड सेक्टर्स के लिए इसमें रियल टाइम इनपुट फार्मर्स का जो भी न्यू फार्मर टेक्निक है, वाटर कंजर्वेशन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है और मंडी में क्या डाटा चल रहा है, ये सब उस पे दिखाया जाता है। उसके बाद है साथी, जिसका फुल फॉर्म है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन होलिस्टिक इन्वेंटरी। ये यूनियन एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर 19 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया था, जिसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया है। ये एक तरह का ऐप भी इसका बनाया गया, साथी ऐप। ये सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें आप सीड के बारे में सब कुछ जान सकते हैं और वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है ये तक, और साथ में उसके सर्टिफिकेट के साथ वो दिखाया जाता है उस ऐप पे। उसके बाद है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इसके फाउंडर थे सुभाष पालेकर और उनको पद्मश्री भी दिया गया है। इसी आंध्र प्रदेश में ये बहुत ज्यादा जो नेचुरल कन्वेंशनल मेथड है ना उसमें ये काउंट किया गया है और इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा था। उसके बाद नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और मिशन, ये दोनों, ये इसी के लिए मिशन लाया गया है, नेचुरल मिशन। सॉरी, क्या बोल रही हूँ, नेशनल मिशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ये सेपरेट और इंडिपेंडेंट स्कीम है जिसमें केमिकल फ्री और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर किया जा सके। और इस मिशन को फॉर्मुलेट किया गया था जिसको हिंदी में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति भी बोला जाता है। इसका एक ही मोटो है कि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना है पूरे कंट्री में। उसके बाद है नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया 2015, जनवरी 2015 में गवर्नमेंट अलाउ की थी कि 100% प्रोडक्शन किया जाए नीम कोटेड यूरिया का। नीम कोटेड यूरिया है क्या? ऐसा यूरिया जिसके ऊपर नीम ऑयल का लेयर चढ़ाया जाए और उसी को नीम कोटेड यूरिया बोलते हैं, जिसमें 30 से 40% नाइट्रोजन है जो यूटिलाइज होता है प्लांट के द्वारा। और कोटिंग ऑफ नीम ऑयल चढ़ाने से एक फायदा ये होता है ना कि नाइट्रेट ज्यादा जल्दी धीरे धीरे करके, जल्दी नहीं धीरे धीरे करके रिलीज होता है सॉइल में। तो उसके वजह से ना ये होगा कि लॉस कम होगा नाइट्रोजन का, यूज एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और ये बायोपेस्टिसाइड की तरह भी हेल्प करेगा, क्योंकि ऊपर का जो नीम ऑयल है वो बाकी जो हार्मफुल माइक्रोब्स है उसको तो ग्रोथ करने से रोकेगा। तो इसीलिए ऐसा उन्होंने कहा था जनवरी में कि इसको 100% प्रोड्यूस किया जाए और कम से कम 75% डोमेस्टिक यूज में लाया जाए। लेकिन ये पॉलिसी में ये रखा भी गया है कि 100% नीम कोटेड यूरिया ही यूज किया जाए और इसको प्रमोट भी किया जाने लगा। लेकिन दिक्कत ये हुआ ना कि ये नीम कोटेड यूरिया जो है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए अनफिट हो गया, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन है ना वो सोल्यूबल नहीं हो पाता है, इसका प्रोडक्शन बहुत स्लो है फैक्ट्री के अंदर। तो फैक्ट्री वाले इसको प्रोड्यूस कम करना चाहते हैं और प्राइमरी मोटिव यही है इंडियन गवर्नमेंट का कि इलीगल जो डाइवर्टिंग है हाईली सब्सिडाइज्ड यूरिया का, मतलब यूरिया जिस पे सब्सिडी है उसको भी लोग बेच रहे हैं, उसको रोकने का यहाँ पे उन्होंने मनसा अपना मोटो रखा था। उसके बाद है अगले वीडियो में प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं और भी कुछ स्कीम्स बच गई है वो बताऊंगी। उसके बाद हम लोग रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, जैसे पिंक रिवॉल्यूशन, कलर का जो भी रिवॉल्यूशन है, कौन सा रिवॉल्यूशन किसके लिए है। बाय, स्टे ट्यून्ड।